वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। कायमगंज तहसील में पिछले एक महीने में तहसील कर्मियों द्वारा रिश्वत लेने के 3 वीडियो वायरल हुए हैं और एक नायब नाजिर, एक अन्य महिला तहसील कर्मी और एक लेखपाल को बदनामी होने के बाद में निलंबित करना पड़ा। और जब 2 मामले शुरू में हुए तो एसडीएम साहब ने वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाए और एक उद्घाटन कराया वन विंडो सिस्टम का। लेकिन एक निलंबन हुआ, उसके बाद में भी रिश्वत नहीं रुकी। दूसरा निलंबन हुआ, उसके बाद रिश्वत नहीं रुकी। उसके बाद लेखपाल साहब ने 5,500 रुपए ले लिए, उसका वीडियो वायरल हो गया। तो लगता यह है कि तहसील कायमगंज में बिना पैसे लिए कोई काम होता नहीं। और इस तहसील में सर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, क्या बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा क्या? कहाँ पर? यहाँ तहसील में तीन अधिकारियों को आप तीन अधिकारियों को निलंबित कर चुके हैं। हाँ, 3 अधिकारी। तो क्यों लोग नहीं मान रहे हैं, हिम्मत क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब तो एसडीएम साहब ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है और हम समझते हैं कि काफ़ी उससे नियंत्रण हो गया है। और अभी भी कोई ऐसी चीज़ अगर हमारे संज्ञान में आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ काउंसलिंग की जरूरत है कर्मचारियों क्या? निश्चित जीरो टॉलरेंस नीति है सरकार की, उसके बाद में भी लोग नहीं मान रहे हैं। एसडीएम साहब करते रहते हैं, बीच बीच में लेखपालों की बैठक होती रहती है। तो दवा फिर बाहर से लिखी जाती है। ये जो लीला मेडिकल स्टोर है, उनके रिश्तेदार वहाँ पर एक डॉक्टर हैं और सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं पूरी तरह से। तो जो चेहरा बदलने की सोची थी भारतीय जनता पार्टी ने, नई सरकार ने, योगी सरकार ने, दावे वादे कुछ भी हों, लेकिन इधर कुछ दिन से हम लोगों ने खुद सारी चीज़ें देखी हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको हाथ समेटना पड़ता है, लेकिन लोग हैं। अब बाहर किसी प्राइवेट अस्पताल में आप डिलीवरी कराएं तो 50,000 60,000 रुपये खर्च होते हैं, और वहाँ अगर मिठाई के नाम पे 5,000 रुपये भी ले लिए जाएं और डॉक्टर साहब सामने खड़े हों और उसके बाद में राज्य महिला आयोग की सदस्य पूछे, साहब पैसे तो नहीं लिए जा रहे? तो जाहिर सी बात है कि आंखों में आंख डाल करके जो वो मरीज और उसके तीमारदार डॉक्टर की तरफ देखेंगे तो कहेंगे साहब कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सब दवाएं अस्पताल से लिखी जा रही। तो ये सारी स्थितियां हैं। फिलहाल आज हम जो तहसील के जो कर्मी हैं, उनकी जो बहादुरी है उस पर चर्चा करेंगे कि एक के बाद दो के बाद तीसरा, और फिर रिश्वत लेकर के काम हो रहे हैं। कोई सीसीटीवी कैमरों का डर नहीं है, कोई लेखपाल साहब के निलंबन का डर नहीं है, और निलंबन तब होते हैं जब फजीयत हो जाती है। तो क्या अंतर दिख रहा है और क्या कुछ कर रहे हैं? अभी एक और जो चल रहा है नाटक, उसका भी जिक्र हम लोग कर रहे हैं। कायमगंज की विधायक राशन के जो गोदाम हैं उन पर जगह जगह जा रही हैं और कर्मचारियों को डांट रही हैं। ऐसा फर्रुखाबाद और भोजपुर में भी हुआ था पिछली बार। तो ये जो स्थितियां हैं, फर्रुखाबाद और भोजपुर में अगर इस तरह की स्थिति आज से 5 साल पहले विधायकों ने की, उसके बाद में भी अगर कायमगंज में राशन के गोदामों में जो बोरे हैं उनमें अगर अनाज कम निकल रहा है, इसके मतलब यह है कि वो धमक फर्रुखाबाद और भोजपुर के विधायकों ने जो सिंह गर्जना की, वो धमक कायमगंज तक नहीं पहुंची, या कायमगंज के लोग उस धमकी से अनजान बने रहे और उनके यहाँ कायमगंज में अब भी बोरों में कम अनाज निकल रहा है। तो तमाम सी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज हम ये जो बहादुरी है, सीना जोरी है
तहसील की, कायमगंज की, जिसमें एक के बाद एक और उपाय बहुत बड़े बड़े हुए। वहाँ युवा एसडीएम हैं शुक्ला जी, और उन्होंने जब बहुत फजीयत हुई तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, पत्रकारों को बुला करके फोटो खिंचवाए, और फजीयत हुई तो वन विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया कि साहब सारी चीज़ें एक जगह आप जमा करिए, सब चीज़ें मिल जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो व्यवहारिक रूप में कहीं भी हैं, आपको अपना काम कराना हो तो आप, जाहिर सी बात है कि आप भी रास्ता ऐसा देखेंगे कि आपका काम किसी तरह से हो जाए, और नहीं तो जो सरकारी कर्मचारी वो आपको भी चक्कर लगवा देंगे। तो ये जो कायमगंज में घटनाक्रम हुआ, कायमगंज तहसील में, और वहाँ अपना दल के विधायक है, या तो विधायक जी से संभल नहीं रहा है वहाँ कायमगंज, विधायक जी की धमक नहीं है वहाँ कायमगंज में, चेयरमैन है वहाँ, राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, बड़े बड़े नेता है भाजपा के। इसके बाद में भी कायमगंज तहसील में ये हाल है कि 3 स्तर के 3 अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। वीडियो में वायरल हुआ, वीडियो सही पाया गया, और उसके बाद में निलंबित। इसका मतलब हर कर्मचारी वहाँ तहसील का तो कुछ ना कुछ नोट पानी उसे चढ़ाओ तब काम हो। तो हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे, और चर्चा होनी चाहिए। हो सकता है कि चर्चा से और आप सबकी आवाज़ से, आप सबकी गूंज से कुछ असर पड़े इन रिश्वतखोर कर्मचारियों पर, रिश्वतखोर स्वास्थ्य कर्मियों पर, जो बहुत ईमानदार बनते हैं। रश्मि जायसवाल महिला आयोग की सदस्य हैं, कई बार उन्होंने दौरा किया और बड़ा चुपचाप गई, पत्रकारों को नहीं बताया। उसके बाद में साहब आखिर में जब निकल करके आए तो साहब सब ठीक चल रहा है। और मिठाई के नाम पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिस तरह से वसूली हो रही है भैया जिला अस्पताल में, उस पर कब रोक लगेगी, कैसे रोक लगेगी, कौन लगाएगा रोक, या ऐसे ही लोग रुकते रहेंगे ये सोच करके कि 60,000 से 5,000 खर्च करना तब भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप लोग अपने अपने ढंग से सोचिए। मिश्रा जी है, मिश्रा जी ने भी कुछ चीज़ें सुनी होंगी कन्नौज में, उनका जिक्र करके इस बहस को और वजनदार करें। लेकिन आज हम रिश्वत के खिलाफ, रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे अपनी इस बिग बुलेटिन की बहस में। आज भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के नगर अध्यक्ष विकास पांडे हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, मीडिया प्रभारी के, मीडिया विभाग के संरक्षक, मीडिया के जोनल इंचार्ज रहे और पीसीसी सदस्य विवेक नारायण मिश्रा जी कन्नौज से हैं, और अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष वरुण त्रिपाठी। ये पैनल है आज का, और निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण बहस है रिश्वतखोरों के खिलाफ। और निश्चित रूप से आज की बहस सार्थक हो तो अगर कुछ प्रतिशत ही हम असर डाल सकें तो हमारी सफलता होगी, हमारी सार्थकता होगी। अनिल मिश्रा जी, आपसे ही शुरू करते हैं, सारी बात आपने सुन ली है, कैसे कुछ आवाज़ बुलंद करिए। रिश्वतखोर कुछ तो डरें, निलंबन से नहीं डर रहे हैं, कुछ बदनामी से डरें, कुछ तो डरें रिश्वतखोर, और आम आदमी जो छोटे छोटे कामों लेकर के तहसील पहुंचता है उसकी ज़िंदगी कुछ तो आसान बने। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, आवाज तो बुलंद कर दी आपने, विषय रख करके, और बिग बुलेटिन में जो है वो ये बहस का मुद्दा बना करके आवाज तो बुलंद कर दी। और क्या जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यगण जो है उनकी निगाह नहीं जा रही? जा रही होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि 5 साल का ये शासन रहा आपका, जब भी हम कभी कोई आवाज उठाते हैं विपक्ष की तरफ से, अगर हम सलाह देते हैं या कोई बात करते हैं तो जवाब आ जाता है कि साहब जनादेश हमको मिला है। बहुत अच्छी बात है, जनादेश आपको मिला है। बुलडोजर की बात आ जाए तो जनादेश आपको मिला है। तो भैया ये सब परिस्थितियां जो है, इसमें तो सरकार आपकी है, लश्कर आपका है, सरदार आपका है, दरबार आपका है, पूरी व्यवस्थाएं आपकी हैं। तो देखना तो आपको ये है कि आम जनता को अगर कष्ट पहुंच रहा है, सत्ता में तो आप बैठे हैं,
हम तो आवाज बुलंद करते हैं भाई, अनिल भाई भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम लोग भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपके पास में इसके निराकरण के लिए क्या क्या आपके पास में जो है वो अपने सुझाव हैं, या क्या कदम आप उठा रहे हैं इसके निराकरण के लिए, जो ज्यादा पुनरावृत्ति ना हो और आम आदमी चैन के साथ में अपना जो है वो कार्य करा सके? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना है, ये बताएं, उसके बाद में फिर हमको और जो सुझाव देने होंगे वो हम देंगे। सबसे पहले तो ये विषय इसके ऊपर आपको बोलना, इन लोगों को, कि ये सब सामने आने के बाद में फिर आपने क्या करा। 3-3 वीडियो अगर वायरल हुए खाली वहां के, तो ये तो वहां के चावल की बात है, दूसरी जगह भी पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? बस इतना मैं अनुरोध जरूर करूंगा। ये कहीं ना कहीं फिर एक लकीर खींचेंगे, कहेंगे आपके शासन में ये होता था, आपके शासन में वो होता था। भाई मेरे इससे नहीं बच सकते, किसके शासन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतने बड़े इतिहास शास्त्री न बनिए। अब ये दोबारा आपको मौका दिया है, इसमें तो आम जनता की कठिनाई और परेशानी दूर करने की बात करिए। अभी तक तो महंगाई पे हम बोल नहीं सकते, बेरोजगारी बोल नहीं सकते, बोलते हैं तो आप सुन नहीं सकते। अब एक ये नया विषय आया है और ये विषय ऐसा है जिससे कि लोग बात प्रभावित हो रहे हैं, तो इनसे पूछिए, फिर उसके बाद मैं भी अपने सुझाव दे दूंगा। ये विषय तो आपका आज का जो रखा आपने है, ये एक ऐसा विषय है जिससे कि महंगाई के बाद अगर जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है तो इसी भ्रष्टाचार से है। और ये आपने जो कायमगंज की बात रखी है, ये तो एक सैंपल है। आपने एक सैंपल लिया है, सैंपल के रूप में कायमगंज को आपने लिया है। ये स्थिति तो पूरे उत्तर प्रदेश की है, ये किसी एक तहसील की बात नहीं है, ये कि कायमगंज की हो या कन्नौज की हो या अमृतपुर की हो या भोजपुर की हो, ये तो समस्या उत्तर प्रदेश के हर तहसील की है। और याद आता ऐसे में है 14 के जो बात हुई थी, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बदलाव होगा। लेकिन आप देखिए, अगर हमारे आप देखें कि जो बीते 5 सालों में क्या बदलाव हुआ, और जो ये योगी सरकार 2.0 चल रही है, तो इसका तो आगाज ही आप देखिए, आगाज से ही आप देखिए महिलाओं पे जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक होने की जगह पे जो उसके दोषी हैं उनको सजा देने के बजाय पत्रकारों को जेल के अंदर रखा जा रहा है। ये बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो शपथ ग्रहण करे हुए 1 महीना पूरा नहीं हुआ है ये, तो ये सारी चीजें अभी से चालू हो गई हैं ये। और अगर आप करते हैं भ्रष्टाचार की बात, खाली एक तहसील की बात नहीं देखिए वर्मा जी, आप ये भ्रष्टाचार आपके तहसील से लेके हर कोर्ट में है। और अवैध खनन को ले लीजिए, या सरकारी, आपने खुद ही कहा सरकारी अस्पताल, आप वहां चले जाके देखिए किस तरीके से वहां पे ऑपरेशन के नाम पे वसूली हो रही है, और किस तरीके से नर्सिंग होम के एजेंट वहां अंदर, जैसे रोडवेज के बस अड्डों पे प्राइवेट के लोग अंदर सवारी लेते हैं, उसी तरीके से सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग होम के एजेंट घूम रहे हैं, वो अपने विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं। ये एक भ्रष्टाचार का नया आयाम योगी 2.0 से शुरू हुआ है ये। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। महिला चिकित्सालय किसी में आप चले जाइए शाम को 5 बजे के बाद, और जरा वहां पे स्थिति देखिए आपको कि किस तरह से भ्रष्टाचार वहां पे होता है, और किस तरीके से वहां जो महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं, किस तरीके से उनके साथ वहां व्यवहार होता है, ये आप अपने यहाँ देख लीजिए, कहीं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। कोई बदलाव नहीं 5 सालों में रहा, और ये तो अभी आगाज हुआ है इसका, आगाजी, ये तो 5 साल कैसे कटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है ये। तो आज और मुख्य बात, जो भ्रष्टाचार के जो बढ़ा है, ये कम नहीं हुआ, ये 5 सालों में और बढ़ा। और सबसे मुख्य बात ये हुई इस भ्रष्टाचार में, इस 5 साल के शासन काल में, और उसके बाद ये हुआ कि बड़े सीनाजोरी से भ्रष्टाचार हो रहा। पहले कुछ चीजें कुछ अगर आड़ से होती थी, अब वो आप देखिए कहीं भी, चाहे किसी भी शहर की आप कस्बे की बात ले लीजिए, बहुत
खुल के हो रहा, खुलेआम। वो कह रहे हैं देखिए आपको तो मालूम है बगैर इसके काम नहीं होगा। तो इस तरीके से ये चीजें इतने बड़े बदलाव इन 5 सालों में आए हैं कि आप देखिए कि चीजें और मजबूत हो गई। और जो सरकारी कर्मचारी है, आपने खुद ही कहा कि निलंबन के बाद भी फर्क कोई नहीं पड़ा, कोई इलाज नहीं हुई है। तो इसकी वजह आज हमको जाननी है इस आपके डिबेट के माध्यम से कि क्या वजह है कि सबसे बड़ा बदलाव, भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, बढ़ गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो खुलेआम हो रहा, सीनाजोरी से हो रहा, कोई डर नहीं है कि हम निलंबन हो जाएगा। और ये इसका एक दूसरा पक्ष और है कि निलंबन जो हुए हैं, आप पता करें अगर कि निलंबन ये कितने दिन रहते हैं, ये निलंबन कितने दिन रहते हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है। ये आप इसको जरा पता करिएगा जरा। ये पेपर लीक के मामले हुए, पेपर लीक में आज तक किसको सजा हुई? और पेपर लीक में केवल 4 दिन तमाशा होता है, उसके बाद आज तक पूरे 5 साल में सारे पेपर लीक हुए। नई सरकार जब बनी दोबारा योगी सरकार, तो उससे पेपर लीक होने शुरू हुए और ये बीमारी प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच गई और दोषी तो बच गए, पत्रकारों को जरूर अंदर कर दिया। ये इस तरीके से भ्रष्टाचार अपने पांव पसार रहा है। ये देखिए भाई साहब, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, पुलिस हो और चाहे विद्युत विभाग हो, तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे विभाग हैं जिसमें भ्रष्टाचार चरम पे है साहब। पूर्व से 4 गुना 10 गुना साहब बढ़ गया है। अभी जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने कहा, बड़े साथी ने, कि साहब पेपर लीक का मामला, बिल्कुल सही कहा साहब। छोटी छोटी मछलियाँ उठाई जाती हैं, तहसील के अंदर काम करने वाले तमाम नाजिर हों या लेखपाल हों या महिला सहायक हो, इनके ऊपर साहब कार्रवाई की गई। एसडीएम साहब ने अपनी छवि साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके दिखा दी। शीर्ष अधिकारियों को, जिले की आम जनता को कि साहब सीसीटीवी कैमरे भी हमने लगाए, सारी व्यवस्थाएं की। आप जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ बैठे हुए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या किसी भी तहसील में साहब अगर लेखपाल अगर इस तरीके की हरकत करता है तो साहब एसडीएम साहब तक क्या जानकारी नहीं होगी? तो सिर्फ छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कभी भी आप हमें बताइए कि बड़े अधिकारी फंसे हैं साहब? जिस तरीके से भी पेपर लीक का मामला हुआ, तो जिस तरीके से परीक्षा नियंत्रक वगैरह उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पद हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उसी तरीके से जो कायमगंज तहसील पे एक छोटे से मुलाजिम के ऊपर जो कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं एसडीएम की ये जानकारी में था पूरा मामला। क्या नीचे से चल के ऊपर रिश्वत नहीं पहुंचती है? इस पे साहब कोई बोलने वाला नहीं। और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार, आपने तो पूर्ववर्ती सरकारों को भी साहब पीछे छोड़ दिया है। आपने तो इसमें साहब इतना बड़ा महारत हासिल किया है कि ये जिस तरीके का ये वीडियो जो वायरल हुआ, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। 99% इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि आप ये देखिए कि पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आम जनमानस ये कहता है कि मैं 4 बार क्यों भागूं, मैं पैसा देता हूं। बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत संविधान भी ये कहता है कि साहब रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में जो सरकार चल रही है या जो पिछली योगी जी की सरकार थी, तो भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा है और आम जनता को किसी प्रकार से निजात नहीं मिली। तो ये छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरने से कोई फायदा नहीं है। आम जनता को शीर्ष और बड़े अधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके का जो आम जनता का शोषण हो रहा है वो रुक सके और बंद हो सके। जी भाई साहब, बहुत अच्छा विषय है आज का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बात कायमगंज तहसील की जो भ्रष्टाचार की है, आज हम लोग अगर कोई काम कराने के लिए जाते तो हम स्वयं सोचते हैं कि जल्दी हमें 4 चक्कर ना लगाने पड़े, एक बार में ही पैसा दे दो। धीरज से पीछे से जाके बाबू से लोग सेटिंग करते, भैया कुछ ले लीजिए और मेरा काम एक बार में ही कर दीजिए। सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी हमें अपने आप से ही खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि हम अपने आप से नहीं खत्म करेंगे। कितने बार दौड़ाएगा वो व्यक्ति? 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार आपको जाना चाहिए। लेकिन है क्या, लोगों ने शॉर्ट हैंड अपनाया, सीधा पैसा दिया और ख़त्म किया मामला कि पैसा दे देंगे तुरंत एक ही बार में हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप से भी सोचना चाहिए और पैसा नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे कायमगंज में जो वीडियो वायरल हुए, उन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे अगर कहीं और भी मामले आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तत्काल की जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार उनको छोड़ रही है,
सरकार तत्काल कार्रवाई कर रही है। विकास आवाज सबसे विषय जो भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार को लेकर के जो अभी कार्रवाई अमल में लाई गई है, चाहे तहसील स्तर का भ्रष्टाचार हो चाहे मुख्यालय स्तर का भ्रष्टाचार, मुझे लगता है कि जिलाधिकारी को इस पर बेहतर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्य रूप से इसमें जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को मुझे लगता है कि अपने ढुलमुल रवैये को त्यागना पड़ेगा। मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव मोड में जब तक वो नहीं आएंगे, क्योंकि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की जो जिम्मेदारी है, जो जिला मुख्यालय का भ्रष्टाचार हो चाहे तहसील स्तर का भ्रष्टाचार हो, इसका पहली जवाबदेही जिलाधिकारी की बनती है। जहां तक हमारी सरकार की बात है तो माननीय योगी जी की सरकार 2.0 जिसके ऊपर पर अभी ये सारे विपक्षी सीना ठोंक ठोंक करके चिल्ला रहे थे, वो शायद ये भूल गए कि जैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में दोबारा शपथ ग्रहण की, उन्होंने 6 IAS और 17 IPS अफसरों को बर्खास्त करने का काम किया भ्रष्टाचार जैसे आरोपों। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी बर्खास्त किया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं लाई गई होगी। वरना आपको याद होगा कि खनन पट्टे ना देने के लिए अधिकारी सस्पेंड किए जाते थे, खनन ना कराने के लिए अधिकारी सस्पेंड किए जाते थे, खनन कराने के लिए अधिकारी सस्पेंड केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते रहे हैं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता एडिटर महोदय। लेकिन हाँ, मैं इन सब के इतर भी मैं इस जिम्मेदारी को भी समझता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एकमात्र उद्देश्य है जिस स्लोगन को लेकर के अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने तंज कसने का काम किया है, वो कैसे भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार के हलफनामे पर प्रश्न उठाया था, उनकी सरकार पर स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रश्न उठाया था। तो भ्रष्टाचार की जड़ें जिनके यहाँ मंत्री और सुप्रीम पावर तक रहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पर और उसकी ईमानदारी की काम करने की शैली पर प्रश्न चिन्ह ना ही उठाएं तो बेहतर होगा। विपक्ष का काम है सरकार पर उंगली उठाना, उठाएं, आपका अपना काम है, लेकिन कम से कम जब आप एक उंगली हम पर उठा रहे हैं तो कांग्रेस जैसे साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो ये देखें कि 5 उंगलियां उनकी तरफ जा रही हैं और वो 5 उंगलियों में एक उंगली जनता की भी है और वो जनता भी ये सवाल करना चाहती है कि 60-60 साल इस देश में शासन किया है, भ्रष्टाचार में जाकर के सिंगल विंडो सिस्टम हमने लागू किया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लेकर के हम आए, ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हम लेकर के आए जिनको लेकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, हमने उनको कम करने का काम किया। हम जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद लेकर के आए और ऐसे कई हमने 10 लाख से ऊपर के टेंडर ऑनलाइन कर दिए। तो हमने हर संभव प्रयास किया है भ्रष्टाचार को खत्म करने का और इसका कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को मानेंगे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है। हाँ, छोटे स्तर पर जो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हम जिसे कहते हैं, उस स्तर पर कहीं ना कहीं अभी काम करना बाकी है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 में अब इसी पर काम होने जा रहा है। चाहे वो लेखपाल हो चाहे वो बाबू हो, वो सतर्क हो जाए कि अब वो नौकरी करेगा और अगर भ्रष्टाचार करेगा तो जेल में भी होगा और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, उसके घर का दरवाजा बुलडोजर खटखटा दे। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी आज जो आपने विषय रखा, तो आपसे ये अनुरोध है कि इसकी फिर अब सीरीज निकालिए इस विषय की और ये हर विभाग को जरा तफसील से कराइए, इस पे चर्चा जरा आइए कि चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। आज तहसील की बात आपने करी। दूसरी देखिए, सबसे बड़ी बात दलील और डिबेट अलग बात की, जो सबसे अहम बात ये है शेखर साहब कि आज भ्रष्टाचार तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ ये सीना जोड़ी खुल्लम खुल्ला क्यों बढ़ाई है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और इस प्रश्न का आप तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा, मुझे तो खबर है कि जो लिफाफे पहले अंदर बढ़ते थे विभागीय स्तर पे, उनका भी दायरा बढ़ चुका है। अब वो दूसरे क्षेत्रों में लिफाफे जा रहे हैं। ये इसको जरा मैं डिबेट में नहीं कहना चाहता हूं इन बातों को, लेकिन आप तो उस क्षेत्र में है, आप पता करिए कि ये सीना जोड़ी की जो मुख्य वजह है वो लगता यही है कि जब हमारा लिफाफा जारी रहा है तो हमारी कार्रवाई कहाँ से, ये विभाग अब ये विभाग तक नहीं सीमित रह गया है, अब ये दायरा विभाग से बाहर निकल चुका है ये, इसलिए ये सीना जोड़ी हो रही है।
दूसरी बात जो आपने कही बर्खास्त की, तो बर्खास्त तो कितने कर्मचारी होते हैं, कितने निलंबन होते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये एक अलग कहानी है, ये सबको मालूम है क्या है। अब आपने बात कही कि जेम पोर्टल की, जेम पोर्टल में या विकास जी पता कर लीजिएगा, सरकार आपकी है, हम तो विपक्ष में हैं। जेम पोर्टल बनने के बाद से जो प्रक्रिया होती थी पहले, वो प्रक्रिया भी चल रही है। ये जेम पोर्टल तो केवल एक पोर्टल बना है, खाली एक दिखावे के लिए। इससे कोई भी जो मेन काम था जिसके लिए जेम पोर्टल बनाया गया, वो काम आज भी जारी है और बदस्तूर उसी रफ्तार से, उसी ट्रैक पे और उसी तरीके से चल रहा बिल्कुल है। ये पता कर लीजिएगा आप ये। अब रही बात आपने कांग्रेस की जो बात करी कि 2G स्पेक्ट्रम की या और भ्रष्टाचार की, चाहे वो बोफोर्स की बात हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम की बात हो, चाहे कोयला की बात हो, कोई भी आरोप कांग्रेस पे साबित नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात, अब उसको हवा में गांठ लगाना, उस आपने गद्दी ले ली, ये अलग बात थी, उससे आपने हमको डिफेम कर दिया, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार आज तक साबित नहीं हो पाया, चाहे कोयले को किसी भी का भी आपने लिया हो। तो इसलिए इस तरह की बात ना करिए। और बात कही अभी हमारे अभिषेक जी ने कि पैसे वाले, मतलब पैसे से लोग खुद चाहते हैं कि हमारा जल्दी काम हो जाए। अभिषेक जी देखिए, आप तरीके जो लोग हैं पैसे वाले वो ही सोचते होंगे, लेकिन 90% तबका हमारा ऐसा है जो आप तहसील जाके देखिए, उसके पास गुंजाइश नहीं होती है। पैसा देके वो जल्दी वो 4 बार आने को तैयार है, उसके पास तरीके से समय का अभाव नहीं है, लेकिन उससे फिर भी पैसा लिया जाता है। ये उसकी मजबूरी होती है कि वो चाहे अपने कहीं से भी इंतजाम करे, लेकिन वो लेखपाल जी को या किसी को, नाजिर को या उसको पैसे दे। ये तो इसलिए खाली ये चंद पैसे वाले मुट्ठी भर लोग हैं, वो अपने सोचते हो कि हमारा टाइम कीमती है, हम अपना काम करा लें, लेकिन ये चंद लोग की बात नहीं है, उन्हें मजबूरी में देना पड़ता। जी बोलिए भाई साहब। सबसे पहले तो मैं एक बात रखूं आपसे कि जो विषय जेम पोर्टल का आपने बोला है, तो पहले तो आप ये समझिए, प्रयास हमेशा से सराहनीय रहता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो प्रयास करेगी जिससे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों जड़मूल खत्म हो। हम आपकी तरह मुद्दों को लिंगर ऑन करने का प्रयास नहीं करते हैं, हम चीजों को लिंगर ऑन प्रयास नहीं करते हैं। हमारी सरकारों में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, वरना आपको याद होगा आदर्श सोसाइटी घोटाला, आप तो सरकारी बिल्डिंगों में आग लगवा देते थे अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। तो अब तक आप पर आरोप क्यों नहीं सिद्ध हो पाए हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे देश की जनता को बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत अच्छे से जानती है आपके भ्रष्टाचार को, आपके चाल चरित्र और चेहरे को। मूल मुद्दा ये है कि ये भ्रष्टाचार कैसे कम। निश्चित तौर पर हमने इस भ्रष्टाचार को लेकर के हर संभव प्रयास किया और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। मैं आपके इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं और एक छोटा सा अनुरोध भी करता हूं अपने सारे विरोधी दलों से। मुझे लगता है कि जनता ने आपके लिए एक काम अभी भी छोड़ रखा है, और वो काम ये है कि आप गाहे बगाए जनता का कम से कम इतना ही सहयोग करिए कि जो लोग तहसील मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे अपने काम के लिए जाते हैं और उन्हें भ्रष्टाचार से निजात मिले, इसलिए आप लोग आगे आइए और ऐसे अधिकारियों का विरोध करिए। कम से कम हमें भी ये पता लगेगा कि ये अधिकारी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सरकार का विरोध करना है, आपको उन भ्रष्टाचारी अफसरों का विरोध नहीं करना है, क्योंकि आपको तो मालूम, आपको तो ये भरोसा है कि आज नहीं कल और कल नहीं परसों शायद हम कभी सरकार में आए तो इन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ हमें जुगलबंदी करनी पड़ेगी और इन्हीं के साथ हमें जेमी भरने पड़ेगी। शायद इसीलिए आप जनता के लिए कभी आगे नहीं आना चाहते। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है आप सबसे, आप सब थोड़ा सा आगे निकल कर आइए और जनता के लिए काम करने का प्रयास करिए। या डिबेट में बैठ करके केवल बातें कर देने मात्र से काम नहीं होते हैं। आज से पहले अगर आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, आपने भी उस उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाई हैं और अन्य दलों ने भी सरकारें चलाई हैं, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है? कभी पेपर लीक जैसे मामलों में पेपर लीक करने वालों के सामने बुलडोजर पहुंचा है क्या? कभी भ्रष्टाचारियों
को इतने बड़े पैमानों पर सस्पेंड किया गया है क्या? ये आपके यहाँ होता होगा कि सस्पेंड और बर्खास्तगी के बाद मोटी रकम लेकर के बहाल कर दिया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर 3-3 साल हो जाती है, 5-5 साल हो जाती है, डस्टबिन में पड़े रहते हैं। भाई साहब एक मिनट भाई साहब, देखिए पेपर लीक वाले मैटर पे हमारे भाजपा के साथी चले गए, तो तालाब में बहुत छोटी सी मछली के ऊपर कार्रवाई आपकी सरकार ने की और आप अपनी सरकार की सुन लीजिए आप परेशान ना होइए, सुन लीजिए भाई साहब, हमने मानने वाले हैं हम लोग, 1.25 लाख से एक लड़ा सुन लीजिए, अरे वो हमें मालूम है भाई साहब, सिर्फ एक छोटी सी मछली के ऊपर साहब कार्रवाई कर दी। आपकी सरकार का साहस नहीं है साहब कि परीक्षा नियंत्रक के ऊपर आप कार्रवाई कर सकें। कैसे उस छोटी सी मछली के पास सारे ताले और चाबियां आ गई? परीक्षा नियंत्रक क्या करता था आपको मालूम है? परीक्षा नियंत्रक का क्या रोल है? पेपर करवाने के लिए परीक्षा नियंत्रक का क्या रोल है? उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पद के ऊपर है और आप इतनी छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। या तो आपको शायद जानकारी नहीं, या आप स्वयं अनजान बन रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक के ऊपर नहीं हुआ, पहले तो आप समझने का प्रयास करिए। सुन लीजिए भाई साहब, आप भाजपा की पीठ थपथपान है। आप एक छोटे से दलाल, एक छोटी सी मछली के ऊपर कार्रवाई करके आप भाजपा सरकार के साथ पीठ थपथपान है। जनता को बरगलाना, पेपर कैसे आया? आप समझिए, छोटे से भाई साहब सुन लीजिए भाई साहब, परीक्षा नियंत्रक के ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर पाए। परीक्षा नियंत्रक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो आप में एक मिसाल बनता। और आप साहब एक छोटी सी मछली के ऊपर साहब आपने कार्रवाई की। अरे सुन लीजिए भाई साहब, विकास जी सुन लीजिए विकास जी, कहाँ पहुँच गए? राहुल गांधी जी पे पहुँच गए। रायगंज तहसील का मामला है, आप राहुल गांधी जी पे पहुँच गए। अरे सुन भाई साहब, तो परीक्षा नियंत्रक पे रहे, उत्तर प्रदेश की परीक्षा की बात की, मैं दिल्ली नहीं पहुंचा। मैं सुन लीजिए भाई साहब पेपर सुन नीचे लीजिए तक भाई आता साहब, है, विद्यार्थियों तक पहुंचता अब है, सुनेंगे नहीं आप? नहीं भाई साहब, अब ये सुनेंगे नहीं हमारी, अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे। सच बात नहीं सुनी जाएगी, सच बात नहीं सुन। थोड़ा सांस रखिए भाई, थोड़ा सांस रखिए। बुलडोजर हर जगह काम नहीं करेगा भाई साहब, चलिए, बुलडोजर हर जगह काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा। आप परेशान नहीं करेगा भाई साहब। मान लीजिए बुलडोजर कोई बड़ी बात सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए घर भी पहुंच जाए, सुन लीजिए अरे भाई साहब सुन लीजिए, तो बुलडोजर उसके घर सकता है। पैनलिस्ट को भी सुन लीजिए भाई साहब। चलिए, देखिए, आप जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अगर आपकी कार्रवाई में इतनी हनक होती तो क्या ये दूसरी टर्म में प्राइमरी स्कूलों तक में लीकेज चालू रहती? क्या ये लीकेज बंद क्यों नहीं हुई? पूरे 5 साल लीकेज चली। आप कार्रवाई के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उससे लीकेज क्यों नहीं रुकी? ये सवाल है। आप कहते हैं कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसका असर कोई हो नहीं रहा है, जमीनी को उसका फर्क नहीं आ रहा है, और आप कहते हैं कार्रवाई हम बहुत कर रहे हैं। ये हवाई बातों से कुछ नहीं, केवल ये आप देखिए कि पेपर लीक अगर आपने इतने प्रभावी कदम उठाए थे तो ये 5 साल पूरे पेपर क्यों लीक हुए? और जब सरकार द्वारा आई, 1 महीने नहीं हुए शपथ ग्रहण किए, तो प्राइमरी स्कूलों तक आप नहीं पहुंच गए, वहां तक पेपर लीक हो गए। और कार्रवाई आपने ये करी कि जिन पत्रकारों ने इसको लीक किया उनको ही आपको जेल के अंदर कर दिया। एक बात। दूसरी बात, वर्मा साहब, सबसे बड़ा है कि आज इस डिबेट से निकल के बात आए, सबकी राय लीजिए कि आखिर भ्रष्टाचारी इतना निर्लज्ज क्यों हो गया? क्यों इतनी सीना जोड़ी से कर रहा है? कौन सी ताकत उसको मिल रही है 5 सालों में और ये नई सरकार में, जिससे भाई साहब देखिए, आपने अधिकारियों के खिलाफ कितने प्रोसेस किए? नहीं हमारे भाजपा के साथी सीमित रहना चाहती है हमारे भाजपा के साथी आप देखिए एजेंडा है कांग्रेस। ये बताइए कौन बैकअप कर रहा है? इतनी सीनियर जोड़ी से वो
काम कर रहे हैं, उनको निलंबन का भय नहीं है, उनको रिश्वत देने का भय नहीं है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये कौन व्याख्या कर रहा है? ये 5 सालों से चीजें बढ़ गई, ये सीनाजोरी क्यों बढ़ी? दूसरी बात आप करते हैं बिल्डिंगों में आग लगी कांग्रेस के आरोप पे, कौन से बिल्डिंग में आग लगी बताइए आप। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ कि राफेल वाले कागज साउथ ब्लॉक से चोरी हो गए, जो आज तक 70 सालों में कभी नहीं हुए। ये भाजपा सरकार में हुआ, ये आपकी करनी है। दूसरों पे आरोप इससे मत लगाया करिए। बिल्डिंग में आग लगी, ये बताइए हाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की योगी भाई साहब सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए सरकार जी सुन लीजिए भाई साहब हवा में सत्ता में वही आप क्यों चाइना की राजदूत के साथ नेपाल भाई साहब चाइना में पहुंच गए भाई साहब देखिए भाई साहब एक मिनट देखिए ये बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल मिश्रा जी का, वरुण त्रिपाठी का, विकास का और अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।